हेलो 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 1 2 3 हेलो 1 2 4 1 2 4 3 गिर गया। अब आ रही? अब 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 आ रही? ओके, ये चल नहीं रहा लेकिन चलो भाई, प्रोटीन से आज हम एंजाइम्स। अरे हम बिहारी भी बहुत अच्छा बोलते हैं, हम बहुत सारी भाषा बहुत अच्छा बोलते हैं। काहे टेंशन ले रहे हैं? टेंशन लेना ही नहीं। अरे हम बोलते रहेंगे भाई, काहे टेंशन ले रहे हैं आप? हम बिहारी बहुत अच्छा, हम कभी गए नहीं हैं लेकिन हम बहुत बहुत अच्छे सकते हैं। तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख मिलते हैं मिलोज, इंसाफ नहीं मिलता है। टिकट लगेगा, अगली बार टिकट लगेगा। हाँ वी हाइजन जी, नहीं रशियन, रशियन मुझे नहीं आती, मुझे जर्मन, मेरे कोर्स में मैंने फॉरेन लैंग्वेज जर्मन लिया था, बट अब मेरी जर्मन बहुत खराब है। मतलब हमारी भी खराब है, आप बोल रहे थैंक यू को बोलते हैं दंके, हेलो, बट थैंक यू को बोलते हैं डंके, और थैंक यू वेरी मच इज फिले दंके। तो इतना तो बहुत है, फिले दंके। जर्मन सीखी थी, मतलब अब कॉलेज, मतलब अब तो भूल ही गए वो तो। आप अगर रेगुलर यूज नहीं करते हो तो समझ लेता हूं मैं, पर वो भी बहुत, मतलब अब थोड़ा, अब तो बहुत टाइम हो गया, बट ठीक है। जैसे व्हाट इज योर नेम, तो वी हाइजन जी, वी हाइजन जी माई, तो लेकिन हाँ वो तो देखो, वो तो ट्रस्ट वाला फैक्टर है, कुछ ही बोलो सर, हमको क्या पता। लेकिन बाकी यूरोपियंस, रशियंस, ये सब क्या होता है, तोतले होते हैं। हाँ, वेयर डू यू वांट टू डो सर, ये टमाटर वाला ट बोल ही नहीं सकते, ये तरबूज वाला त ही बोलते हैं, त। हाँ, ये इसलिए इंडियन, मतलब हिंदी, संस्कृत इतना जबरदस्त भाषा है ये, क्योंकि हम तोतले नहीं, ये पूरा रशिया तोतला है। आप अरे पूरा स्कैंडिनेवियन कंट्रीज छोड़ दो, सेंट्रल यूरोप में सब तोतले हैं। अब वो कैब ड्राइव, कुछ भी आप बात करो, वेयर डू यू वांट टू गो सर, वेयर डू यू वांट टू गो, सब तोतले हैं। मैं तो सेंट्रल यूरोप, तो मेरा मतलब सेंट्रल यूरोप हो चुका है, नीचे ऊपर नहीं गया मैं, मतलब वो डेनमार्क, स्वीडन, जो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज हैं, वो कोरोना आ गया तो सब बंद हो गया। लो भाई चलो, आज एंजाइम खत्म करें हम। क्या था लास्ट? हाँ, इनिबिशन हमने देख लिया था। चलो अब आ जाओ। तो अब इनिबिशन, अपन ने एंजाइम इनिबिशन देख लिया। अब यहां पर हेडिंग डालेंगे आप, एलोस्टेरिक एंजाइम्स। ठीक है, हेडिंग डालेंगे अब हम, एलोस्टेरिक एंजाइम्स। अब अपन ने जब नॉर्मल एंजाइम्स बनाई थी, तो अपन ने ये देखा था कि हर एंजाइम के पास एक एक्टिव साइट होती है, और एंजाइम की एक्टिव साइट पर क्या जुड़ता है, सबस्ट्रेट। तो सबस्ट्रेट जो है वो एंजाइम की एक्टिव साइट पे जुड़ता है। अब कुछ ऐसी स्पेशल एंजाइम्स होती हैं, कुछ ऐसी स्पेशल एंजाइम्स होती हैं जिनमें एक्टिव साइट के अलावा दूसरे क्षेत्र भी होते हैं, और एक्टिव साइट के अलावा जो दूसरे क्षेत्र हैं, इन्हें हम क्या कहते हैं, एलोस्टेरिक साइट्स। ठीक है, तो एंजाइम में आपके पास क्या प्रेजेंट है, एक्टिव साइट। इस एक्टिव साइट के अलावा कुछ दूसरे अलग अलग क्षेत्र पाए जाते हैं, जिन्हें क्या कहते हैं, एलोस्टेरिक साइट्स। और ऐसी एंजाइम्स को हम क्या कहेंगे, एलोस्टेरिक एंजाइम्स। तो अगर एंजाइम्स में ये दूसरे क्षेत्र यानी एलोस्टेरिक क्षेत्र हैं, तो इनका कुछ ना कुछ तो काम होगा। इस पर भी मॉलिक्यूल्स जुड़ेंगे, लेकिन इन पर सबस्ट्रेट नहीं जुड़ेगा ना। एक सेकेंड, एक नहीं, इनहिबिटर जुड़ सकता है, लेकिन सबस्ट्रेट हमेशा कहां पर जुड़ेगा, एंजाइम की एक्टिव साइट पर। तो ऐसे मॉलिक्यूल्स जो एंजाइम की एलोस्टेरिक साइट्स पे जुड़ेंगे, उन्हें हम नाम देते हैं एलोस्टेरिक मॉड्यूलेटर्स। इनके लिए हमने एक टर्म यूज किया है। कोई भी मॉलिक्यूल जो एंजाइम के दूसरे साइट्स, एलोस्टेरिक साइट्स पे जुड़ेगा, उसे क्या कहेंगे, एलोस्टेरिक मॉड्यूलेटर्स।
अब ये जुड़कर दो काम कर सकते हैं। जुड़ने के बाद एंजाइम की एक्टिविटी को बढ़ा भी सकते हैं और जुड़ने के बाद एंजाइम की एक्टिविटी को कम भी कर सकते हैं। मतलब मॉड्यूलेटर्स दो कैटेगरीज के हो सकते हैं। जो एंजाइम की एक्टिविटी को बढ़ाएं उन्हें आप कहोगे एलोस्टेरिक एक्टिवेटर्स, और जो एंजाइम एक्टिविटी को रोक दें उन्हें क्या कहेंगे? इनहिबिटर्स। तो एलोस्टेरिक एक्टिवेटर्स भी होते हैं और एलोस्टेरिक इनहिबिटर्स भी होते हैं। अभी एग्जांपल्स देखेंगे, लिखेंगे पहले एलोस्टेरिक एंजाइम्स। एलोस्टेरिक एंजाइम्स लिखेंगे। एंजाइम्स, सर गुड मॉर्निंग, क्या आप लेट हो गया? आज तो ऐसे बीच बीच में पानी भी भरा हुआ होगा। आप कहां से आते हो? चौपासी हाउसिंग बोर्ड। तो फिर मेरे यहां जाया करो, फिर मेरे यहां से मैं आपको लेते हुए आ जाऊंगा। चौपासनी रोड से शास्त्री नगर तो आप आते ही होगे। हाँ, तो जस्ट कॉल मी। हाँ, एलोस्टेरिक एंजाइम्स, एंजाइम्स having, या लिखेंगे enzymes which have sites other than the active sites। बैग हटा दो यार, वो बैठने आए हैं यार आपके साथ, इतने दूर से आपके पास बैठने आए हैं सिर्फ। हाँ, जीवन में वही काम आता है, बाकी सब मोह माया है। हाँ, ये अगर फिलोसॉफिकल स्टूडेंट्स बहुत जबरदस्त नहीं है थे, वो भी मोह माया है। Enzymes which have sites other than the active sites are called allosteric enzymes। Enzymes which have, ये ना साइड साइड लिख रहे हो आप हर जगह, साइट है ये, हर जगह साइट है। टीई साइट तोतला डोनी तो enzymes having sites other than the active sites are called allosteric enzymes, and these additional sites, oh चने, वाह, खाओ खाओ खाओ, बाद में खाओगे। लैपटॉप, अरे बाप रे, सोना चांदी भी है। पर आप इनकी ईमानदारी देखो, आप इतना मतलब महंगा बैग है, खुला छोड़ा हुआ है, इनके बेंच पे भी नहीं है, देखो आप। हाँ, and these additional sites are called allosteric sites, and these additional sites are called allosteric sites। अब एलोस्टेरिक एंजाइम्स के दो एग्जांपल्स मैं यहां पे लिख रहा हूं। दोनों एंजाइम्स ग्लाइकोलिसिस की हैं। एक तो होती है फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेस और दूसरी होती है हेक्सोकाइनेस। ये दोनों कौन सी एंजाइम्स हैं? ग्लाइकोलिसिस की। आप मुझे बताओ, फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेस है और हेक्सोकाइनेस है, इनको मैं अगर एंजाइम की क्लासिफिकेशन की कैटेगरी में डालना हो तो किस में डालूंगा? EC1, EC2, EC3, EC4, EC5, EC6। शाबाश, काइनेसेस है ना, फॉस्फेट ग्रुप का ट्रांसफर करेंगी ना, तो ट्रांसफरेजेस यानी EC नंबर 2। तो एग्जाम्पल लिख लेंगे पहले तो, फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेस और हेक्सोकाइनेस। फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेस और हेक्सोकाइनेस। ठीक है, फिर नेक्स्ट पॉइंट,
substances that bind to the enzyme's active sites, substances that bind to the enzyme's active sites, substances that bind to the enzyme's active sites are called allosteric. Sorry, yaar. Substances that bind to the enzyme's allosteric sites. Sorry. Substances that bind to the enzyme's allosteric sites. Substances that bind to the enzyme's allosteric sites are called allosteric modulators. Are called allosteric modulators. अब अगर ये एलोस्टेरिक मॉड्यूलेटर जुड़कर एंजाइम की एक्टिविटी को बढ़ाएंगे तो उनको क्या कहेंगे? एलोस्टेरिक एक्टिवेटर्स. और अगर वो एंजाइम की एक्टिविटी को इनहिबिट करेंगे तो एलोस्टेरिक इनहिबिटर्स. तो आप ये बना लो चार्ट. एलोस्टेरिक एक्टिवेटर्स और एलोस्टेरिक इनहिबिटर्स. मैं ये फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज को शॉर्ट में क्या लिख रहा हूं? पीएफके. पीएफके का मतलब कौन सी एंजाइम हो गई? फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज. ठीक है, तो देखो फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज के लिए एलोस्टेरिक एक्टिवेटर कौन होता है? एडीपी, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट. और उसी एंजाइम के लिए एलोस्टेरिक इनहिबिटर कौन सा होता है? एटीपी. ये प्लांट फिजियोलॉजी में पढ़ेंगे ऐसा क्यों होता है. एडीपी एक्टिवेट क्यों करता है? क्यों? ग्लाइकोलिसिस का उद्देश्य क्या है? कोई भी सेल ग्लाइकोलिसिस क्यों करता है? अच्छा, रेस्पिरेशन का एकमात्र सबसे प्रमुख उद्देश्य है ऊर्जा, एनर्जी बनाना. सेल में ग्लाइकोलिसिस क्यों हो रहा है? एनर्जी बनाने के लिए. क्रेब्स साइकिल, ईटीसी, ये सब क्यों हो रहा है? एनर्जी बनाने के लिए. सेल की एनर्जी करेंसी क्या होती है? एटीपी. अगर एक सेल में ज्यादा एनर्जी पहले से है, एक सेल में एटीपी पहले से ज्यादा है, तो ग्लाइकोलिसिस ज्यादा होना चाहिए या कम? कम. और अगर किसी सेल में एनर्जी कम है तो उसमें ग्लाइकोलिसिस ज्यादा होना चाहिए. तो सेल को कैसे मालूम चलता है कि उसके पास ज्यादा एनर्जी है या कम एनर्जी है? एक सेल में अगर एटीपी ज्यादा है तो एनर्जी ज्यादा है, एनर्जी ज्यादा है तो ग्लाइकोलिसिस की उतनी जरूरत नहीं है. तो एटीपी फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज को इनहिबिट रखता है ताकि ग्लाइकोलिसिस कम हो. अगर सेल में एडीपी ज्यादा है मतलब एनर्जी कम है, तो ग्लाइकोलिसिस ज्यादा तेज होनी चाहिए. तो किस एंजाइम को एक्टिवेट करना पड़ेगा? फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज. तो ये ग्लाइकोलिसिस जब हम पढ़ेंगे प्लांट फिजियोलॉजी में तो देखेंगे, बट ये एटीपी और एडीपी का कॉन्सेप्ट है. ठीक है, तो एलोस्टेरिक एक्टिवेटर्स और एलोस्टेरिक इनहिबिटर्स हमने देखे.
ठीक है, तो हमने एलोस्टेरिक एंजाइम्स, एलोस्टेरिक एक्टिवेटर्स, एलोस्टेरिक इनहिबिटर्स। एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट और ध्यान रखना, जो अपन ने एंजाइम सबस्ट्रेट काइनेटिक्स वाला ग्राफ देखा था, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, वो किसके लिए काम नहीं करता? एलोस्टेरिक के लिए काम नहीं करता, क्योंकि इसमें क्या आ गए? मॉड्यूलेटर्स। ऐसे मॉलिक्यूल जो एंजाइम की एक्टिविटी को बढ़ा सकते हैं, ऐसे मॉलिक्यूल जो एंजाइम की एक्टिविटी को कम कर सकते हैं। तो इसका मतलब एंजाइम केवल किस पे निर्भर नहीं है? सबस्ट्रेट पर निर्भर नहीं है। जब एंजाइम केवल सबस्ट्रेट पे निर्भर होती तो आपके पास एंजाइम काइनेटिक्स का ग्राफ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है। लेकिन यहां पर क्या आ गई? एक्टिवेटर्स, इनहिबिटर्स। तो एलोस्टेरिक एंजाइम्स डू नॉट ओबे माइकलस मेंटेन काइनेटिक्स। तो एक नोट और लिख लेंगे यहां पर, एलोस्टेरिक एंजाइम्स, allosteric enzymes do not obey or follow, allosteric enzymes do not obey or follow Michaelis-Menten kinetics और follow Michaelis-Menten kinetics। ये तो लिख लिया ना आप लोगों ने, इसको हटा दूं, ये वाला पॉइंट यहां पे। अब देखो, कुछ आपको स्पेशल एंजाइम्स अब यहां पर पता होनी चाहिए, अब हम वो देखेंगे। अब स्पेशल एंजाइम्स में हमारे पास सबसे पहला आता है आइसोजाइम्स, या जिसे हम कहते हैं आइसो एंजाइम्स। अब आइसो का मतलब सेम, तो आइसोजाइम्स या आइसो एंजाइम्स का मतलब है ये ऐसी डिफरेंट एंजाइम्स होती हैं जो सेम रिएक्शन को कैटेलाइज करती हैं। उदाहरण के तौर पर मेरे पास एक रिएक्शन होता है ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। यह ग्लाइकोलिसिस का पहला रिएक्शन, पहला स्टेप है। ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनाने में दो एंजाइम काम करती है, एक तो हेक्सोकाइनेज काम करती है, इसके अलावा ग्लूकोकाइनेज भी काम करती है। तो ये सेम एंजाइम्स है या डिफरेंट एंजाइम्स है? डिफरेंट है। एंजाइम तो अलग अलग है ना बेटा, हेक्सोकाइनेज अलग है, ग्लूकोकाइनेज, एंजाइम अलग अलग है, लेकिन सेम रिएक्शन को कैटेलाइज कर रही हैं। ऐसी एंजाइम्स को कहते हैं आइसोजाइम्स। एक और एग्जांपल होता है, ये जब पाइरुवेट को ऑक्सीजन नहीं मिलता तो पाइरुवेट किस में कन्वर्ट होता है? लैक्टिक एसिड। मसल्स में अगर पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिलता तो क्रैम्स क्यों आते हैं? ऐसे बहुत दिनों बाद खेलते हो तो फिर लंगड़ा के क्यों चलते हो? लैक्टिक एसिड मसल्स में जमा हो जाता है एनाएरोबिक कंडीशन में। तो पाइरुवेट से लैक्टेट में कन्वर्ट करने में एक एंजाइम होती है लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज, और इस लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज के 5 अलग अलग टाइप्स होते हैं, LDH1, LDH2, LDH3, LDH4, LDH5। LDH मतलब लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज। तो लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज के कितने अलग अलग टाइप्स हैं? 5, लेकिन पांचों के पांचों सेम रिएक्शन को कैटेलाइज कर रहे हैं। तो किसका एग्जाम्पल हुआ? आइसोजाइम्स। ऐसी अलग अलग या डिफरेंट एंजाइम्स जो सेम रिएक्शन को कैटेलाइज करें, तो लिखेंगे आइसोजाइम्स या आइसो एंजाइम्स। These are different enzymes which catalyze the same reactions. These are different enzymes which catalyze the same reaction. Different enzymes which catalyze the same reactions. Example लिख लेंगे, हेक्सोकाइनेस एंड ग्लूकोकाइनेस। हेक्सोकाइनेस एंड ग्लूकोकाइनेस। और दूसरा लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेस। लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेस ब्रैकेट में आप लिख लेंगे 5 आइसोजाइम्स।
लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज ब्रैकेट में 5 या 5 आइसो एंजाइम्स। ठीक है, तो ये आपके पास किसके एग्जांपल्स हो गए? ये रिएक्शंस तो हम लोग आगे लिख लेंगे, जरूरत नहीं है। एंजाइम्स याद रखना आप, हेक्सोकाइनेज, ग्लूकोकाइनेज और लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज के कितने हैं? 5 आइसोजाइम्स हैं। फिर नेक्स्ट आता है हमारे पास जाइमोजन्स। ये क्या होते हैं, क्या आइडिया कुछ? जाइमोजन्स, ये पेप्सिन किस फॉर्म में प्रेजेंट होती है? क्या कहते हैं उसको? ओजन। ट्रिप्सिन किस फॉर्म में पाई जाती है? ओजन। ओजन। जाइमोजन्स का मतलब ऐसी प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम्स जो इनएक्टिव फॉर्म में पाई जाती है। तो हर देखो, प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम को मैं क्या कह सकता हूं, या प्रोटीन ब्रेकडाउन एंजाइम को मैं क्या कह सकता हूं? प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स। तो ऐसी प्रोटियोलिटिक एंजाइम्स जो किस फॉर्म में पाई जाती हैं? इनएक्टिव प्रिकर्सर फॉर्म में, उसे जाइमोजन्स कहते हैं। तो लिख लेंगे जाइमोजन्स। These are inactive precursors of proteolytic enzymes. Inactive precursors of proteolytic enzymes. और एग्जाम्पल पेप्सिनोजन और ट्रिप्सिनोजन। पेप्सिनोजन और ट्रिप्सिनोजन। इससे पहले मतलब प्री मतलब पहले, जैसे आप मेरे से पहले क्या आया तो वो मेरा क्या हो गया? प्रीकर्सर। मतलब मैंने कहा ए से बी बन रहा है तो ए क्या हो गया? बी का प्रीकर्सर। बी से सी बन रहा है तो बी क्या हो गया? सी का प्रीकर्सर। पेप्सिनोजन आगे चलकर क्या बनाती है? पेप्सिन। तो पेप्सिनोजन इस प्रोटियोलिटिक एंजाइम का इनएक्टिव प्रीकर्सर हो गया। ट्रिप्सिनोजन आगे चलकर क्या बनाती है? ट्रिप्सिन। तो ट्रिप्सिनोजन इस प्रोटियोलिटिक एंजाइम का इनएक्टिव प्रीकर्सर हो गया। ठीक है, तो इन पेप्सिनोजन ट्रिप्सिनोजन को किस नाम से जानते हैं? जाइमोजन्स के नाम से जानते हैं। ठीक है, अच्छा, अब अपने पास यहां पर एंजाइम मॉडल्स दो याद रखने हैं आपको, या एंजाइम सबस्ट्रेट मॉडल्स। ट्रिप्सिनोजन करता क्या है? प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। ट्रिप्सिनोजन निकलता कहां से? पैंक्रियास के डाइजेस्टिव जूस से निकलता है, और यह एंजाइम स्मॉल इंटेस्टीन्स में जाकर प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करती है। किस पीएच पे काम करती है? एसिडिक या बेसिक? बेसिक। पेप्सिन किस पे काम करती है? एसिडिक पे। ट्रिप्सिन बेसिक पीएच पे। तो यहां पर एंजाइम सबस्ट्रेट मॉडल्स, ये आपने पढ़ा होगा सबने। हाँ, लॉक एंड की मॉडल जो दिया है एमिल फिशर ने।
बहुत आसान है। लॉक एंड की मॉडल में ए या बी में से कौन सा सबस्ट्रेट एंजाइम से जुड़ पाएगा? ए। क्यों? क्योंकि इसका शेप एंजाइम के एक्टिव साइट्स के कॉम्प्लीमेंट्री है। तो लॉक एंड की मॉडल यह कहता है कि वही सबस्ट्रेट एंजाइम के एक्टिव साइट से जुड़ पाता है जिसका शेप एंजाइम की एक्टिव साइट के साथ कॉम्प्लीमेंट्री है। जो भी सबस्ट्रेट जिसका शेप और एक्टिव साइट कॉम्प्लीमेंट्री नहीं है वो उस एंजाइम के साथ नहीं जुड़ सकता। अब यह तो मॉडल सही था, लेकिन इस मॉडल में हल्की कमी थी और इस मॉडल को और बेहतर बनाने के लिए इस मॉडल का एक रिफाइंड वर्जन, मॉडिफाइड वर्जन आता है जिसे हम कहते हैं इंड्यूस्ड फिट। ये आधे टीचर बोलते हैं कि ये दो अलग अलग मॉडल्स थे। दो मॉडल्स नहीं है। इंड्यूस्ड फिट इज एन इंप्रूव्ड मॉडल ऑफ लॉक एंड की। कैसे? हां, तो इंड्यूस्ड फिट मॉडल को मैं कहता हूं हैंड इन ग्लव मॉडल। इंड्यूस्ड फिट मॉडल दिया था कॉशलैंड ने, और कॉशलैंड ने गलत साबित नहीं किया लॉक एंड की को, लॉक एंड की को इंप्रूव किया। उसने यह कहा कि बिल्कुल इन दोनों में से ऐसा नहीं है कि ये वाला सबस्ट्रेट जो है वो एंजाइम से जुड़ेगा तो यही जिसका शेप कॉम्प्लीमेंट्री है, लेकिन जुड़ने के बाद एंजाइम की एक्टिव साइट थोड़ी सी चेंज होगी ताकि वो बेहतर रूप से फिट हो सके। मतलब ग्लव है वो हाथ में ही जाएगा, पैर में तो नहीं जा सकता, क्योंकि ग्लव का शेप हाथ के कॉम्प्लीमेंट्री है, तो घुसेगा तो वो हाथ में। लेकिन जब वो हाथ में घुसेगा तो मेरी उंगलियां हल्की सी चेंज या मॉडिफाई होंगी ताकि उस ग्लव को बेहतर रूप से फिट कर सके। तो इंप्रूव्ड वर्जन ऑफ लॉक एंड की इज इंड्यूस फिट, कि जब सबस्ट्रेट जुड़ता है तो सबस्ट्रेट की बाइंडिंग किस में चेंज करती है? एक्टिव साइट में एक चेंज क्रिएट करती है ताकि वो बेहतर रूप से फिट हो सके। तो पहला तो लॉक एंड की मॉडल, ब्रैकेट में एमिल फिशर, अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल the substrate whose shape is complementary to the enzyme's active site, according to this model, the substrate whose shape is complementary to the enzyme's active site can only bind to the enzyme. The substrate whose shape is complementary to the enzyme's active site can only bind to the enzyme. Can only bind to the enzyme. और फिर नेक्स्ट इंड्यूस्ड फिट मॉडल। आप ये बनाना चाहो तो बना लो, इसमें ए ही बाइंड करेगा, बी नहीं कर पाएगा। अगर सबस्ट्रेट कोई भी शेप का हो और हर एंजाइम उसके साथ जुड़ जाए तो क्या देखो, सबसे पहले तो स्पेसिफिसिटी की धज्जियां उड़ गई। इसका मतलब तो आप जिस भी सबस्ट्रेट को चाहो जिस भी एंजाइम के साथ जोड़ सकते हो, विच इज नॉट पॉसिबल। और अगर वो सही भी है इंड्यूस फिट आपका कॉन्सेप्ट, तो फिर उसने लॉक एंड की भी धज्जियां उड़ा दी। तो इंड्यूस ऐसा नहीं है, एंजाइम स्पेसिफिक होती है। एंजाइम ऐसा नहीं है किसी भी सबस्ट्रेट को आप ले आओ और एंजाइम एक्टिव साइट उसके हिसाब से चेंज हो जाए, नहीं। फिट तो ए ही होगा, बी नहीं हो सकता। लेकिन ए जब फिट होगा तो वो उसको बेहतर रूप से फिट करने के लिए एंजाइम की एक्टिव साइट, मतलब लॉक एंड की फिशर ने कहा था कि नहीं भाई ताला चाबी है, चाबी फिट होगी और बस वो ताला खुल जाएगा। मतलब सबस्ट्रेट बाइंड कर जाएगा एंजाइम की एक्टिव साइट्स पे, दैट्स इट। तो इसने ये बोला इंड्यूस फिट ने, यार ऐसा थोड़ी होगा तो फिर एक्टिव साइट में थोड़ा तो चेंज होगा ताकि वो उसको एफिशिएंटली बाइंड कर सके।
तो उसलिए इसका इंप्रूव्ड वर्जन क्या आया, इंड्यूस फिट, इसलिए इसको आप कहते हैं हैंड इन ग्लव। हाँ, तो इंड्यूस फिट मॉडल ब्रैकेट में कॉशलैंड, इट इज एन इंप्रूव्ड वर्जन ऑफ लॉक एंड की। It is an improved version of the lock and key model. This model states that the binding of the substrate, this model states that, says that, हाँ चलेगा, says that भी चलेगा, कहता है, कोई दिक्कत नहीं, that the binding of the substrate induces a change, binding of the substrate induces a change in the enzyme's active site, induces a change in the enzyme's active site so that the substrate binds more effectively, so that the substrate binds more effectively. The binding of the substrate induces a change in the enzyme's active site so that the substrate binds more effectively. ठीक है, तो ये दो एंजाइम सबस्ट्रेट मॉडल्स हैं, लॉक एंड की और इंड्यूस्ड फिट। फिर एंजाइम्स के अंदर फाइनल टॉपिक आपके पास है टर्नओवर नंबर। बिजनेस में टर्नओवर क्या होता है? एक साल में कितना खर्चा किया, कितना कमाया, वो हिसाब पे। तो एंजाइम का टर्नओवर नंबर मतलब एंजाइम ने कितने समय में सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट किया। तो कितने समय में कितने सबस्ट्रेट को कितने प्रोडक्ट में कन्वर्ट किया, ये एंजाइम का क्या होता है? टर्नओवर नंबर। तो लिख लेंगे टर्नओवर नंबर, it is the amount of substrate being converted into products. It is the amount of substrates being converted into products per unit time by the enzyme. It is the amount of substrates be converted into products per unit time by the enzyme. ठीक है, तो हमने एंजाइम की हिस्ट्री देख ली, फीचर्स देख लिए, वो फैक्टर्स जो एंजाइम को अफेक्ट कर सकते हैं वो अपन ने देख लिया। कौन कौन से थे? पीएच देखा, टेम्परेचर देखा, सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन में अपन ने एंजाइम काइनेटिक्स देखी, और इनहिबिटर्स में हमने कंपेटिटिव। अच्छा, एक और चीज, हाँ, एक और स्पेशल तरह का इनहिबिशन आप यहां पर ध्यान रख सकते हो, हाँ, जिसे हम कहते हैं फीडबैक इनहिबिशन। अब ये फीडबैक इनहिबिशन को हम एंजाइम्स के केस में प्रोडक्ट इनहिबिशन भी कह सकते हैं। उदाहरण के तौर पे मैंने कहा रिएक्टेंट है ए से बना बी, और इसको कैटलाइज किसने किया? एक एंजाइम ने। तो अगर एंजाइम ने ए से बी बनाया और अब ये बी ही एंजाइम को इनहिबिट करे, तो इसको आप फीडबैक इनहिबिशन या प्रोडक्ट इनहिबिशन कहते हैं। ऐसा कहां देखा जाता है? ऐसा उसी रिएक्शन में जो फर्स्ट रिएक्शन है ग्लाइकोलिसिस का,
ग्लूकोज से क्या बनता है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, और इसको कैटेलाइज कौन कर रही है, हेक्सोकाइनेस। तो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट किसको इनिबिट करता है, हेक्सोकाइनेस को इनिबिट करेगा। तो ये किसका एग्जाम्पल हुआ, प्रोडक्ट इनिबिशन या फीडबैक इनिबिशन। एक और इंटरेस्टिंग चीज, मान लेते हैं ये हेक्सोकाइनेस है, तो हेक्सोकाइनेस का काम क्या है, इस पे कौन जुड़ेगा, ग्लूकोज, और ग्लूकोज से ये एंजाइम क्या बनाएगी, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। अब ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेट इस एंजाइम को इनिबिट कैसे करेगा, एक्टिव साइट पे जाके नहीं करेगा, ये इसको एलोस्टेरिक साइट पे जाकर इनहिबिट करेगा। तो इसका मतलब ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जब हेक्सोकाइनेस को इनहिबिट कर रहा है तो इट इज एन एग्जांपल ऑफ प्रोडक्ट या फीडबैक इनहिबिशन एज वेल एज एलोस्टेरिक इनहिबिशन। अब ये एलोस्टेरिक साइट पे जाके जुड़ेगा, इससे एक्टिव साइट चेंज होगी और वो आगे और ग्लूकोज नहीं जोड़ पाएगी। तो लिखेंगे प्रोडक्ट इनहिबिशन या फीडबैक इनहिबिशन। प्रोडक्ट इनहिबिशन या फीडबैक इनहिबिशन। When a product inhibits the enzyme activity, when the product inhibits the enzyme activity, it is called product inhibition. When the product inhibits the enzyme activity, it is called product या feedback inhibition. ठीक है, ये वाला बना लो आप, ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट हेक्सोकाइनेस को इनहिबिट कर रहा है। और यहां पर फिर एक नोट लिखना है, नोट लिख लेंगे, इनहिबिशन ऑफ ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, या लिखेंगे इनहिबिशन ऑफ हेक्सोकाइनेस, इनहिबिशन ऑफ हेक्सोकाइनेस बाय ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, inhibition of hexokinase by glucose 6 phosphate is an example of both product inhibition, and allosteric inhibition. ठीक है भाई, तो ये हमने एंजाइम्स कंप्लीट कर लिया। प्रोटीन्स हो गया, अमाइनो एसिड्स हो गया, एंजाइम्स हो गया। अब नेक्स्ट आप हेडिंग डालेंगे आज कार्बोहाइड्रेट्स।
क्या क्या मालूम है? सिर्फ होमोपॉलीमर होते हैं? हाँ, नहीं, पॉलीमर तो हैं। होमो है, हेटेरो है, या दोनों है? दोनों, दोनों है। स्टार्च, ग्लाइकोजन, सेल्यूलोस, काइटिन, इन्यूलिन, इंसुलिन नहीं, या इन्यूलिन, ये सब होमोपॉलीसैकेराइड्स हैं। आपका अगार अगार, बैक्टीरिया की सेल वॉल में पेप्टिडोग्लाइकेन, रिप्रोडक्शन आपने पढ़ा होगा तो ओवम की मेम्ब्रेन में वो हाइलुरोनिक एसिड, कोरोना रेडिएटा। काइटिन होमोपॉलीसैकेराइड है। पुरानी एनसीईआरटी में गलती थी, नई एनसीईआरटी में कलेक्शन आ चुका है। पुरानी एनसीईआरटी में काइटिन को हेटेरोपॉलीसैकेराइड कहा गया था, लेकिन काइटिन होमोपॉलीसैकेराइड होता है। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट्स में होमोपॉलीसैकेराइड्स भी होते हैं, हेटेरो भी होते हैं, और पॉलीहाइड्रोक्सी। ठीक है, शाबाश। इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी, आपको एकदम फटाफट ऊर्जा चाहिए तो आप सिर्फ कार्बोहाइड्रेट्स लोगे। जब भी तो क्रॉस कंट्री में भागते हो तो आपको ऐसे चपाती परोस के नहीं देते, ग्लूकॉन डी देते हैं, क्योंकि ग्लूकॉन डी में क्या है? ग्लूकोज, और ग्लूकोज सबसे पहले इंस्टेंट एनर्जी देता है। विद इन सेकेंड्स आपको बॉडी में एनर्जी देगा। घी भी एनर्जी देता है, लेकिन घी और तेल, लिपिड्स और फैट्स, स्टोर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी, आराम से देंगे। पहले आप अपना पूरा कार्बोहाइड्रेट्स बर्न करो, उसके बाद कहीं जाकर फैट्स एनर्जी देते हैं। इसलिए मोटापे को कम करना बहुत मुश्किल है। मोटा होना तो आसान है। मोटा होना आसान क्यों है? क्योंकि जितना आप कार्बोहाइड्रेट्स खा रहे हो उतना वर्कआउट या उतना बर्न नहीं कर रहे हो, तो आपका एक्सेस कार्बोहाइड्रेट्स फैट में कन्वर्ट हो जाता है। मतलब हमारा सिस्टम कार्बोहाइड्रेट्स को फैट्स में कन्वर्ट करता है, लेकिन फैट्स को कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट नहीं कर सकता। इसलिए चर्बी बनना बहुत आसान है, चर्बी को वापस पिघलाना बहुत मुश्किल है। और जंक जो मतलब, और जैसे भी जो रिफाइंड, जितना रिफाइंड फूड है, मतलब देखो आपके शरीर के लिए दो दुश्मन कौन है? शुगर और सॉल्ट। हमेशा याद रखना, नेचुरल शुगर की बात नहीं कर रहा हूं, चीनी जो हम घर में खाते हैं। आपने सोचा है कभी चीनी जब जो आती है वो कैसी होती है? ब्राउन। और हमारे जो हम यूज करते हैं वो सफेद। कितना उसको रिफाइन किया गया है। सॉल्ट जब मिलता है समुद्र से तो काला होता है, और हम जो यूज करते हैं सफेद। सोचो क्या किया उन्होंने शक्कर और नमक के साथ, बर्बाद कर दिया उन्होंने, मतलब खत्म कर दिया। और हर रिफाइंड प्रोडक्ट में, मतलब हम लोग क्या करते हैं, दूध में बोर्नविटा डालते हैं और शक्कर डालते हैं और फिर पीते हैं। बोर्नविटा में खुद में कितनी शक्कर है पता है? 40%। मतलब अगर इतना बोर्नविटा है तो उसमें इतनी शक्कर है। हाँ, आपको लगता है शुगर सिर्फ चीनी नहीं, आप हर रिफाइंड प्रोडक्ट में वो टेस्ट डेवलप ही कैसे करते हैं। और आप ये सॉफ्ट ड्रिंक्स, कोल्ड ड्रिंक, अभी तो देखो एट दिस एज आपका सिस्टम भी बहुत जबरदस्त है, अभी तो वो सब कुछ झेल लेता है। मतलब एक अगर आप सॉफ्ट ड्रिंक पी रहे हो, इसलिए कहता हूं बाहर जाके पियो तो फिर नींबू की शिकंजी पियो, गन्ने का रस पियो। एक सॉफ्ट ड्रिंक, या सॉफ्ट ड्रिंक छोड़ो, आपका ये रियल, ये जितने पैकेट फ्रूट जूसेस, कभी इंग्रेडिएंट्स देखना उसमें। मतलब हमेशा है ना, आप देखो थोड़ा समझदार, मतलब बेसिकली ठीक है, बायोलॉजी तो पढ़ते रहोगे कर क्या। एक सॉफ्ट ड्रिंक, मतलब अगर आप 300 ml बॉटल है, 300 ml में कितनी शुगर है पता है आपको? 30 चम्मच शुगर। 30 चम्मच शुगर के आप है ना ऐसे 30 चम्मच शुगर के पियो, खाओ ना, उल्टी कर देता है आदमी, कर देगा उल्टी। तो सोचो वो 30 टीस्पून ऑफ शुगर उस कोल्ड ड्रिंक में है, और आप उल्टी ना करो और स्वाद जबरदस्त लगे, उसके लिए उन्होंने कितने स्टेबलाइजर्स मिलाए होंगे। तो मतलब शुगर और सॉल्ट बताऊं तो ये सब रिफाइंड। आपका रियल जूस में आप जाके सिर्फ एक पैक के पीछे देखना इंग्रेडिएंट्स, उसमें शुगर देखना 8%, 9%, 10%, 14%, 18%, 20%, और प्रेजर्वेटिव्स के नाम देखना। और उसमें कुछ प्रेजर्वेटिव्स में नाम नहीं लिखे होते, LH एक नंबर लिखा होता है, वो नंबर को टैग करके गूगल पे डालना, आपको लगेगा वो कहां कहां यूज करते हैं, कौन कौन से टॉयलेट क्लीनर्स में यूज होता है वो। दिस इज हाउ इट इज। और अभी तो पता नहीं चलता, क्योंकि अभी तो हमारा भगवान ने भी तो सिस्टम जबरदस्त बनाया है यार।
आप ब्यूटी देखो, ह्यूमन फिजियोलॉजी, क्या आप सर्कुलर सिस्टम पढ़ रहे हो, रिप्रोडक्शन, मतलब देखो एक एक ऑर्गन क्या जबरदस्त काम करता है यार, है। तो आपका कुछ तो ऐसा वापस एक दायित्व बनता है कि यार थोड़ा शरीर का भी ध्यान दूं। क्या होता है, टिल 25 टिल 27 योर बॉडी टेक्स वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। मतलब इस समय मैं कहता हूं, मुझे इसलिए मुझे अजीब लगता है जब आप लोग है ना ऐसे झूल झाल और ऐसे रहते हो ना, एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम जो आपकी एज है उसमें आपका मेटाबॉलिज्म ऐसे पीक पर है। मतलब आपका हार्ट इससे बेहतर कभी काम नहीं करेगा, आपका ब्रेन इससे बेहतर कभी काम, मतलब यहां से आप पीक पर हो। ठीक है, 19-20 तक आते आते आपका मसल ग्रोथ और हो जाएगा, ब्रेन का डेवलपमेंट तो ठीक है होता रहता है, लेकिन यहां से 2-3 साल और मानो 20-21 साल तक, मतलब 17 से लेकर 24 या 25 साल, ये बेस्ट फेज है फिजियोलॉजी वाइज, मेटाबॉलिज्म वाइज। आपका किडनी, आपका ब्रेन, आपका लिवर, आपका मसल हर बेहतरीन काम कर रहा है। कोई गोडे उड़े दुखते हैं क्या आपके? वो सोचो साइकोलॉजिकल है, सर नहीं कमर तो दुखती है सर मेरी, तो मैं थोड़ा लंबा ज्यादा नहीं बैठ सकता, तो ये बेवकूफ, मतलब फिर आपके साथ बहुत दिक्कत है जीवन में, फिर तो 30 साल में आके पता नहीं क्या करोगे आप। हाँ मतलब यार द पॉइंट इज कि, और बायोलॉजी मतलब आप ये तो इसके लाखों रुपए लेते हैं न्यूट्रिशनलिस्ट ये बताने के लिए क्या खाना चाहिए क्या नहीं, वो डाइट चार्ट प्रोड्यूस करते हैं, और डाइट चार्ट के 15,000 20,000, ये न्यूट्रिशनिस्ट हजारों लाखों रुपए कमा रहे हैं, और लोग पूछ भी रहे हैं उनसे, अपन फोकट में दे रहे हैं एडवाइस। वो यही तो बताते हैं क्या खाना है, क्यों नहीं खाना, क्यों शुगर नहीं खानी, क्यों सॉल्ट नहीं खाना, क्यों आपको आपके ब्रेकफास्ट में प्रोटीन डाइट ज्यादा चाहिए। प्रोटीन से जब भी देखना आपको, आप जब कचरा खाओगे ना तो ज्यादा भूख लगती है, क्रेविंग, मतलब आप जितना, आप बर्गर से पेट नहीं भरता, रोटी से भरता है। कभी सोचा है क्यों? दोनों में कार्ब्स हैं। आटा और मैदे में से आटा बेहतर क्यों है, मैदा बेटर क्यों नहीं है? यार हेल्थ तो यार ये तो आपको पता होना चाहिए यार, इसके तो लाखों रुपए कमाते हैं लोग, न्यूट्रिशनिस्ट का कोर्स होता है, लोग करते हैं, और 1.5 लाख 2-2 लाख रुपए महीने के कमाते हैं। रिफाइन कर दिया आप हाँ, तो जितना मैंने कहा ना, जो चीज नेचुरली मिल रही है, इंसान क्या करता रहता है, उसको और टुकड़े और रिफाइन करता, जितना रिफाइन करते रहोगे उसमें से फाइबर खत्म करते रहोगे। आटे में होल ग्रेन्स है, और मैदे में तो आपने सारा फाइबर तो निकाल दिया, बचा क्या? पाउडर, वो इकट्ठा होगा, कुछ नहीं करेगा। इसलिए फाइबर रिच फूड, इसलिए रॉ वेजिटेबल्स खाया करो, रॉ फ्रूट्स, इनका मुकाबला थोड़ी है। आज मौसमी खानी और मौसमी का जूस पीना है तो ऑब्वियसली मौसमी पियो। मौसमी का जूस तो बच्चों को दिया जाता है जो दांत ही नहीं आए जिनके, या उन बूढ़ों को दिया जाता है जो चबा नहीं सकते। अब समझ लो ये कॉन्सेप्ट क्यों है, लेकिन हम तो जूस इज हेल्दी, अरे वाई जूस इज हेल्दी, और फिर तो शक्कर में मिलाते हैं, फिर कहां हेल्दी रहा वो मुझे बताओ? फाइबर सारे निकल गए उसके, शक्कर आपने और डाल दी, फिर काहे का हेल्दी? सिर्फ इंस्टा पे पोस्ट करने के लिए, मॉर्निंग विद जूस। समझ लो मतलब मैं दुनिया में जो दुनिया वो दिख रही है ना, जो हो रही है ना, वो सब बेवकूफ हो रहा है, बेवकूफी भरी हुई है, अपनी अकल लगानी चाहिए। तो सॉल्ट एंड शुगर और कार्ब, यार हम तो पढ़ रहे हैं यार, मतलब 11-12 में, मतलब मैं कह रहा हूं आप लोग ये सिर्फ बायोमोलिक्यूल्स पढ़कर, बेसिक सिस्टम पढ़कर आप लोगों को छोड़ो अपने घर में बता सकते हो कि यार हेल्दी लाइफस्टाइल कैसे जीनी है। प्रोटीन सब मानेंगे अगर आप, वो मैंने कहा है, वो ट्रस्ट डेवलप होना चाहिए। ऑब्वियसली बात है, आप आ जाके बोलो ये मत खाओ, अच्छा एंड प्रैक्टिस व्हाट यू प्रीच। शाम को बर्गर खा गए, रात में बोलो मम्मी आप बर्गर मत खाया करो, अरे साले तू क्या करके गया है? हाँ, द पॉइंट इज कि वो मैंने कहा ना, वो ट्रस्ट डेवलप करने, आज मैं कुछ भी बोलूं आप क्यों मानोगे? कोई उसके पीछे ऐसा बेस तो होना चाहिए ना, स्ट्रॉन्ग होना। देखो बोलो ठीक है एक्सपीरियंस, बट आपको इवेंचुअली फॉर मतलब एक इंटरैक्ट, मतलब बहुत जरूरी है यार, ट्रस्ट अगर हो जाता है ना डेवलप। ओह माय गॉड, आई लव यू टू। मतलब ये एक तो, और मैं क्या बोल रहा था यार, मैं कोरा था मैं किसकी बात कर रहा था? अरे नहीं यार, इधर, अरे नहीं, मैं कह रहा था प्रोटीन्स। हाँ, जंक फूड से मतलब पेट नहीं, प्रोटीन का जब, जैसे अगर आपने फॉर एग्जांपल ब्रेकफास्ट में पनीर खा लिया, या अगर अंडा खाते हो आप लोग तो अंडा खा लिया, तो आपको ज्यादा, आप ऐसे फुलनेस का क्यों रहता है? पनीर आप खा रहे हो, या पनीर का पराठा खा के आए हो आप,
या आपने एग वाइट्स खा के आए हो, एग खा के आए हो, तो आपको ज्यादा भूख नहीं लगती, क्रेविंग नहीं होती। क्यों, क्या कारण है ऐसा? और आपने ऐसे 4 बर्गर खा लिए तो भी आपको 2 घंटे या घंटे भर में भूख लग जाएगी। मैं ये जानना चाह रहा हूं ऐसा क्यों होता है? आपने सोचा नहीं कभी? अपने अपनी दादा दादी नाना नानी सब नहीं बोलते नहीं पेट तो रोटी से ही भरता है? आप समझ रहे हो, ये बहुत सारी चीजें जो एक्चुअल में साइंटिफिक है, आपको पता होना चाहिए क्यों। रिफाइन तो चलो मैंने, वो तो एक एस्पेक्ट हो गया। वाई प्रोटीन का स्ट्रक्चर बड़ापन है, कैसा है? टोरशरी स्ट्रक्चर, प्रोटीन फोल्ड है, उसको तोड़ने में समय लगेगा। आज पेट में खाना 4 से 5 घंटे क्यों रहता है? टाइम लगता है पेप्सिन को, गैस्ट्रिक जूस को निकलने में, पेप्सिन को निकल के उस प्रोटीन का टर्श, वो 3D प्रोटीन ने अपने आप को इतना स्टेबल 3D स्ट्रक्चर बना रखा है, उसको तोड़ने में समय लगेगा। जितना सर तोड़ने में एनर्जी लगेगी सर, कितनी मिलेगी? प्रोटीन एनर्जी नहीं देता अगेन, लेकिन प्रोटीन ग्रोथ, साला ये डोले शोले कौन बनाएगा आपका? कार्बोहाइड्रेट या प्रोटीन बनाएगा? रिपेयर डेवलपमेंट कौन करेगा? प्रोटीन। ब्रेन में साइनेप्टिक कनेक्शंस जोड़ने में प्रोटीन्स नाम प्रोटियस ग्रीक गॉड का नाम है। प्रोटीन मतलब फर्स्ट मॉलिक्यूल, मतलब ये कार्बोहाइड्रेट फैट्स वगैरह छोटे हैं प्रोटीन्स की तुलना में। हाँ, पर ऐसा भी नहीं है, एक्सेस प्रोटीन इज डैमेजिंग। वो मैंने कहा किडनी डैमेज कर देगा। आप लोग सर मैं तो सुबह भी अंडा खा रहा हूं, दोपहर में अंडा खा रहा हूं, रात में अंडा खा रहा हूं, 15-20 अंडे खा रहे हैं, तो किडनी बोले क्या करना है भाई, किडनी डैमेज है, उतना यूरिया कहां निकालेंगे हम? कितनी कहेगी तो अंडे रख अच्छा और कुछ बताओ थोड़ा कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में, और कुछ? यार समय हो गया यार, टाइम ही हो गया। पॉली मोनो और कुछ? बंद कर दूं उसको, ठंड लग रही है, चलने दूं? अरे आज तो चलो अब नेक्स्ट में करेंगे फिर कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में, ठीक है भाई, चलो।